हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं आज आप सभी के सामने जो हमारी कक्षा 8वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक है वसंत भाग 3 और जिसकी पहला चैप्टर है ध्वनि, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में संपूर्ण रूप से उस कविता का भावार्थ आपको बताया था। तो आज मैं आपको इसी कविता के जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं उनके बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। तो आइए, जो हमारी ध्वनि कविता है, इनके लेखक कौन हैं, इनके कवि कौन हैं, इनको लिखने वाले, अगर पाठ को कोई लिखते हैं तो वो लेखक होते हैं और कविता को जो लिखते हैं उनको कवि कहते हैं। तो इनके जो कवि हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। सबसे पहले हम इस कविता के जो हार्ड मीनिंग है, जो कठोर शब्द हैं, उनको लिखेंगे, जिससे कि आपको कविता के भावार्थ को समझने में बहुत आसानी होगी। जैसे कि मृदुल को हम कोमल कहते हैं, पात होता है वो पत्ता होता है, गाथ जिसका मतलब शरीर होता है, निद्रित मतलब सोया हुआ होता है, प्रत्युक्ष मतलब प्रातःकाल सुबह को कहते हैं, ठीक है। तंद्रालस मतलब नींद से अलसाया हुआ, और लालसा कुछ पाने की चाह या फिर हम इच्छा कह सकते हैं। तो हमारा अभ्यास का जो पहला प्रश्न है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। इसमें जो हमारी कविता है, इसमें बार बार कवि कहते हैं कि अभी मेरा अंत नहीं होगा। तो उनको ऐसा विश्वास क्यों था? तो कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि उनके मन में एक नया जोश व उमंग है। वह एक आशावादी विचार के हैं। अभी उन्हें बहुत सारे काम थे जो करने थे। उनको युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से निकालना चाहते थे। वो चाहते थे कि जो युवा पीढ़ी है वो आलस्य को त्याग कर आगे बढ़ें और अपने अपने काम में लग जाएं, और उन्हें उनके लिए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहते थे। वह अपना रचनात्मक कार्यों की खुशबू चारों ओर बिखेरना चाहते थे। इसलिए उनका मानना था कि अभी तो उनके जीवन की शुरुआत हुई है, तो अभी उनका अंत नहीं होगा। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? तो यहाँ पे हमें बताना होगा कि कवि ने किस प्रकार का जो प्रयास किया है उसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना होगा। कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर, जब फूल एक कली के रूप में होते हैं तो उसमें कवि बताते हैं कि वो कलियों के ऊपर अपने कोमल हाथ से उनको स्पर्श करेंगे, उनको टच करेंगे और उनको एक फूल के रूप में परिवर्तन करेंगे, आगे बढ़ने के लिए, कुछ आगे करने के लिए प्रेरित करेंगे। उसी प्रकार वो युवाओं को भी प्रेरित करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कवि ने उनको विकसित करने के लिए किस किस प्रकार का प्रयास किया है। कवि उन्हें कलियों की स्थिति से बाहर निकालकर फूल बनाना चाहते हैं। वह कलियों पर वसंत रूपी हाथ फेरकर उन्हें विकसित करा देगा, अर्थात उन्हें फूल बना देगा तथा अपने प्रयास से उन्हें हमेशा खिला रहने देंगे। वह अपने काव्य के माध्यम से युवकों को अनंत का द्वारा दिखाना चाहता है, मतलब जिसका कभी अंत ना हो। वो आने वाले नौजवानों को, युवकों को वो द्वार दिखाना चाहता है जो कभी ख़त्म ना हो, ताकि देश के जो युवा हैं वो हमेशा आगे बढ़ते रहें। कवि पुष्प की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहते हैं? कवि अपने हाथों का जो सुधा रूपी स्पर्श है, पुष्पों की नींद और सुस्ती मिटाकर उन्हें स्फूर्तिवान, आलस्यहीन एवं पुष्पित करना चाहते हैं। इसलिए कि धरती पर जरा सा भी आलस्य, परमार्थ निराशा या फिर मायूसी युवकों में ना रहे। वो चारों ओर वसंत की हरियाली की सुंदरता एवं सुगंधी वातावरण की भांति प्रसन्नता, सुख एवं समृद्धि देखना चाहते हैं कि जिस प्रकार जब सुबह की किरणें एक फूल के ऊपर गिरती हैं तो उन फूल के अंदर एक नया जोश और उमंग भर आता है। उसी प्रकार वो चाहते हैं कि जो देश के युवक हैं उनके अंदर भी जब सुबह की शुरुआत होती है तो उनके अंदर भी एक अलग जोश और उमंग भर आए, और वो चाहते हैं कि जो वसंत की हरियाली होती है वो चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ फैलाती हैं। तो जो हमारा देश का युवक है, जो नागरिक है, वो उसकी मायूसी को दूर कर ताकि वो निराश ना हो और चारों तरफ प्रसन्नता ही प्रसन्नता फैलाना चाहते हैं।
ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा क्या प्रभाव है। इससे पहले हमें 2 प्रश्न और दिए गए हैं, जिसमें कि सबसे पहला प्रश्न है दीर्घवन, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा गया है, और आपस में चर्चा कीजिए। तो हमें उसमें आपस में डिस्कस करके हमें अपने शब्दों में उसका जवाब लिखना है। और सेकंड वन, वसंत ऋतु में आने वाले त्यौहार के विषय में जानकारी एकत्रित कीजिए। तो आपको वसंत ऋतु के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो इकट्ठा करनी है और उसके एक निबंध के रूप में उसके बारे में आपको लिखना है। इसलिए मैंने उन दोनों प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर नहीं दिए, जो कि आपको अपने आप कविता का भावार्थ समझकर आपस में डिस्कस करके लिखना है। तो जो हमारे दीर्घ प्रश्न है उसमें जो हमारा थर्ड प्रश्न है, ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव क्या पड़ता है। इस कथन का पुष्टि करना है आपको। जो कथन दिया गया है कि ऋतु जब चेंज होती, परिवर्तन होती है, उसका हमारे जीवन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो आप कौन सी मतलब इस सेंटेंस की आपको पुष्टि करनी है, क्या ये सही है या फिर गलत। गर्मी के मौसम में लोग लू से बचने के लिए दोपहर में घरों में काम से निकलते हैं तथा मतलब जब गर्मी का टाइम होता है और गर्मी में क्या होती है, लू चलती है, गर्म हवाएं चलती हैं, उनसे बचकर लोग अपने दोपहर में मतलब घर का काम करते हैं और बाहर काम करने के लिए जाते हैं तथा ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी पेय पदार्थों का उपयोग करते हैं। पेय पदार्थ होते हैं जो पीने वाली चीज़ें होती हैं, उसका उपयोग करते हैं। इसके ठीक उल्ट ठंडी के मौसम के अनुसार हमारे क्रियाकलापों में परिवर्तन आते हैं। खान पान और स्वास्थ्य पर भी ऋतु पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कुल मिलाकर ये पंक्तियाँ सार्थक सिद्ध होती हैं। ये सही है कि जब ऋतु का परिवर्तन होता है उसका ना कि हमारे जीवन पर, हमारे कार्य जो हम काम करते हैं, हमारा खान पान है, उस पर भी काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार गर्मी में ज़्यादा गर्मी की वजह से हम ज़्यादा पानी पीते हैं या फिर जो पेय पदार्थ होते हैं वो ज़्यादा पीते हैं, लस्सी ज़्यादा पीते हैं, खाने की वस्तुएं उनको चेंज करते हैं। उसी प्रकार सर्दी जब ज़्यादा होती है, सर्दी में हम गर्म चीज़ों का सेवन ज़्यादा करते हैं ताकि हम सर्दी से बच सकें। तो ये जो कथन है ये बिल्कुल सही है कि जब भी ऋतु परिवर्तन होती है उससे हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ जिसमें एक प्रश्न जो मैंने बताया था कि आपको आपस में चर्चा करके लिखना है, तो उस प्रश्न का उत्तर है जो मैंने अपने शब्दों में लिखा है, मैं उसको भी आपको उसके बारे में बताना चाहती हूँ। वसंत ऋतु का ऋतुराज क्यों कहा गया है। वसंत ऋतु को ऋतुराज इसलिए कहा गया है क्योंकि उसमें सभी ऋतुओं का राजा माना जाता है। इस ऋतु की प्रकृति पूरे यौवन की होती है और ऋतु के आने पर सर्दी कम हो जाती है। मौसम बहुत सुहाना होता है और इस समय पंच तत्व अपना प्रकोप छोड़कर सुहाने रूप में प्रकट होती हैं। पंच तत्व मतलब कौन कौन से, जल, वायु, धरती, आकाश और अग्नि, इन सभी को अपना एक मोहक रूप देखने को मिलता है। पेड़ों के नए पत्ते आने लगते हैं, बिल्कुल नई नई कोमलें खिलने लगती हैं, छोटी छोटी लीव्स बिल्कुल ग्रीन नई कोमल होती वो आती हैं, वो पेड़ों पे पत्ते निकलते हैं और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। तो जिस प्रकार मैंने वसंत ऋतु का अपने शब्दों में वर्णन किया है प्यारे बच्चों, आप भी अपने शब्दों में उस ऋतु के बारे में बता सकते हैं। आपको जो इस पाठ के जो कविता के भावार्थ से जो भी सीखने को मिला, आप उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको बताना है। मैं उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों आपको मेरे द्वारा बताए गए प्रश्न उत्तर का जो वर्णन है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई भी पाठ को लेकर, कविता को लेकर आपको डाउट है तो आप मेरे चैनल पर जाकर इसकी पहले की जो वीडियो है, जो पहले मैंने कविता को एक्सप्लेन किया है, उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो आपका जो भी डाउट है, आपके मन में जो भी संदेह है वो दूर हो जाएगा। और जल्द ही मैं आपके सामने इसके दूसरा चैप्टर है उसकी वीडियो बनाकर लेकर आऊँगी। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद।